नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती और उसके संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ढाका जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 समझौते पर सहमति बन सकती है। हालांकि इन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पिछले 7-8 महीनों के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चल रहे सोने की मांग में तेजी आई है, जिसके साथ इसके दाम पर असर दिख रहा है। पिछले 7 महीने में प्रति 10 ग्राम पर 12,000 रुपये सस्ते हो चुके सोने की हाजिर मांग बढ़ी है, जिसके पीछे त्योहार और शादी का सीजन शुरू होना है। ऐसे में दामों में तेजी देखी जा रही है। सोमवार को ट्रेडिंग में सोने के दामों में उछाल देखा गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 44,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली और गरज के साथ बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक अच्छी खासी बारिश हो सकती है। इसके बाद बारिश में कमी आएगी। वहीं 18 मार्च को दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ आदि जगहों पर बारिश की संभावना है। कोरोना वायरस महामारी के चलते साल 2021 की जनगणना के लिए आवासीय स्थिति और सुविधाओं से संबंधित जमीनी कागज में देरी हुई है, लेकिन इस साल इसे आरंभ किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि जनगणना के लिए मदवार और वर्षवार गतिविधियों के बंटवारे के मुताबिक जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए पूर्व जाँच की तैयारी कर ली गई है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर जामिया मिलिया इस्लामिया को फिर से खोलने की मांग को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने एक बयान में आरोप लगाया कि केंद्रीय और विभागीय पुस्तकालयों को फिर से खोलने के प्रशासन के 17 फरवरी के वादे के बावजूद 1 महीने बाद इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि 22 फरवरी को हुए एक अन्य प्रदर्शन के दौरान जामिया प्रशासन ने इस रणनीति को अपनाया था। बयान में कहा कि दोनों अवसरों पर प्रशासन को मुद्दे सौंपे गए। प्रशासन दोनों अवसरों पर कोई जवाब नहीं दिया। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा की अंतिम परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टालने की घोषणा की है। PSEB द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 10वीं कक्षा की परीक्षाएं अब 9 अप्रैल के बजाय 4 मई से शुरू होगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होगी, जो पहले 22 मार्च से शुरू होनी थी। 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं 24 मई को समाप्त होगी। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक ट्रांसजेंडर युवती को राष्ट्रीय कैडेट कोर में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अनु शिव रमन ने ट्रांसजेंडर युवती द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में राष्ट्रीय कैडेट कोर कानून 1948 के प्रावधान को चुनौती दी गई थी, जो ट्रांस समुदाय को NCC में शामिल होने से रोकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता NCC बालिका के सीनियर डिवीजन में पंजीकरण के लायक है और उसमें पंजीकरण की मनाही पूरी तरह से असंवहनीय है। अंतर संसदीय संघ यानी IPU के अध्यक्ष दुआरते पचेको मंगलवार सुबह 9:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सोमवार को IPU के अध्यक्ष का लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वागत किया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने मुलाकात के दौरान पचेको से कहा कि हर देश की अपनी संप्रभुता है। इसको मद्देनजर रखते हुए आवश्यक है किसी देश के अंदरूनी विषयों पर या उसके संसद में बने कानूनों पर अन्य देशों के सांसदों में चर्चा नहीं होनी चाहिए। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल कमर कस चुके हैं। स्थानीय नेता टिकट पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर चौंक जाएंगे। बीजेपी ने 31 साल के एक MBA कर चुके युवक को वायनाड जिले की मानंतवाड़ी से चुनाव मैदान में उतारा। युवक ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि वह राजनीति छोड़ रहा है। युवक का नाम मणिकुट्टन है और वह पनिया जनजाति से आता है।
रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के मुख्य आर्च के दोनों हिस्सों को जोड़ने में कामयाबी पाली है। यह पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। रेलवे के अधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में ट्विटर पर यह सूचना साझा की। उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक पल, चेनाब पुल का निचला आर्च आज पूरा हो गया। अब इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना ऊपरी आर्च का काम भी पूरा होगा। मंत्री ने इस पल का वीडियो साझा करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए हलफनामे से उलट पंजाब के लुधियाना में पत्रकार, शिक्षक, वकील और कोर्ट के कर्मचारी समेत कई पेशेवर समूहों के लिए कोविड टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। लुधियाना जिला प्रशासन ने कहा कि समाज की भलाई को देखते हुए लोगों को कोरोना का टीका देने का फैसला किया गया है। लुधियाना के उपायुक्त वीरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि समाज के हित में सभी बैंकों में काम करने वाले व्यक्ति, सभी शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारी, गैर सरकारी संगठनों के सभी सदस्य, पत्रकार, न्यायालय के अधिवक्ता, न्यायिक कर्मचारी जिन्होंने कोविड-19 के रोकथाम के लिए काम किया है, अब टीकाकरण करवा सकते हैं। सेना भर्ती घोटाले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने देश भर में करीब 30 जगह छापेमारी की। साथ ही मामले से जुड़े 17 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इनमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, नायब सूबेदार और सिपाही रैंक के आर्मी ऑफिशियल शामिल हैं। सीबीआई ने देश भर में 30 जगह पर सर्चिंग की। इनमें बेस हॉस्पिटल, कंटोनमेंट, सेना के अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। देश में फिर एक बार 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। सोमवार को 24,437 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 20,186 मरीज ठीक भी हुए हैं और 130 की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,104 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस महीने 15 दिन में 2,97,539 नए मरीज मिले हैं। 2,41,063 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1,698 मरीजों ने जान गंवाई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। आरिज को दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में 8 मार्च को दोषी करार दिया था। एनकाउंटर के दौरान आरिज भाग निकला था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उसे धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया। इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज को इस मामले में सजा सुनाई गई है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने रविवार देर रात फैंस के साथ एक न्यूज शेयर की है। अमिताभ ने बताया कि उनकी दूसरी आंख की भी सर्जरी हो गई है। इस महीने की शुरुआत में अमिताभ ने एक ब्लॉग शेयर किया था, जहां पर उन्होंने अपनी आंख से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया था। अमिताभ ने देर रात एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि दूसरा आंख भी ठीक हो गई है, अब ठीक हो रहा है, बाकी सब ठीक है। ये सर्जरी जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।